वीडियो बनते नहीं स्टडी वाला हुआ था। देखो अभी तक हम लोग इसका कितना क्लास ले सकते हैं? 4 क्लास हुआ था। सबसे पहले पहला क्लास में हम लोग बताए थे, हम लोग जीत किए थे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का सिलेबस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तो हम सभी चर्चा हुआ था। उसके ऊपर फिर 5 पेपर्स को लेके एनालिसिस किया गया और उसमें 5 एरियाज उसको हमने कैटेगराइज किया था और बताया था कहाँ से ज़्यादा नंबर पूछते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है सो फॉर एथिक्स इज कंसर्न सब जीरो हो चुका है। उसके बाद हम बेसिक्स किए थे, नॉर्म्स क्या है, मॉरल्स क्या है। उसके बाद बात किए छोटे लेवल पे व्हाट इज एथिक्स, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, व्हाट इज एथिक्स। उसका एथिक्स क्या नहीं है, यस क्या नहीं है भगवान एथिक्स, क्या नहीं है एथिक्स, जो भी रॉन्ग हो तो तुमने बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया ना। एथिक्स और उसका यूजेस देख लो यूट्यूब पे पर जाके, फिर से एक बार डिस्लाइक मार देना। जैसे ही लोग कोई भी करते हैं मतलब से ठीक है सही हो सकता है नहीं हो सकता। तो लोग को पता ही नहीं है वहाँ पे एथिक्स क्लास हो रहा है, लोग ज़रा लोग क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। उसका एथिक्स और उसका यूजेस, ठीक है वो बात की है। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स साइंस है या आर्ट है, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया था। देखते रहो कॉपी में, ठीक है। एग्जाम्पल है कि एथिक्स और मॉरल्स कब डिफर कर जाता है एक दूसरे से, ठीक है। व्हाट इज द मॉरलिटी, मॉरलिटी की बात हुआ था। ये नॉर्मेटिव मॉरल कोड है, समझे, जो कोई भी बिहेवियर को एक्सेप्टेबल करता है या फिर रिजेक्टेड करता है या प्रोहिबिट करता है। और ये पूरी तरीके से अनलाइक एथिक्स, ये पूरी तरीके से इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या सोचता है। क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, मॉरलिटी डिफरेंट हो सकता है। आगे नहीं उसके बाद की जब और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो लास्ट का क्लास हुआ था मॉरल वर्जन एथिक्स, उसका बहुत सारे क्राइटेरिया का बात किए थे हम लोग। और सो फार रिलेशनशिप इज कंसर्न, दोनों का रिलेशन एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है तो एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, करेक्ट। एक्सेप्टेबिलिटी, दोनों का क्या स्वीकृति है, किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट और रूल्स है सैक्रोसैंक्ट, और एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, समझिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, वहाँ से निकाला जा सकता है, समझ गए। जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल वो भी देख लिए थे हम ग्रे एरिया, ग्रे एरिया में देखने का प्रयास हुआ था। नोट बनाएंगे इसका, देखी भी नहीं और कंक्लूजन और कंक्लूड कर दिए थे यहाँ से। आज क्लास में हम लोग इसके बात करेंगे, तो ये बताना जरूर लगा मुझे बताया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद न्यू टॉपिक दैट इज ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। आज जानिए कि क्या ब्रांच है एथिक्स का, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। जो कल तुम लोग को सेल्फ स्टडी करवाए थे उसको बहुत फायदा हुआ आज क्लास में समझने के, और जो नहीं कर पाए तो क्लास में समझ जाओगे। यस, क्योंकि जो वर्ड आएगा कल ऑटोमेटिकली तुम लोग बहुत फिर क्या बोलते हैं उसको सुटेबल हो चुके हो या फिर कमेंट्स ये तो आपको वर्ड ही नहीं आता होता फैमिली ऐसा होता है, समझ लो नहीं है तो फिर दूसरा कोई डालो, है ना। यस, देखो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्लास में, पता है। देखो हमारा ध्यान बाहर भी है, तुम्हारे ध्यान बाहर भी है, कोई साथ बैठ बोल दिया ये दिक्कत है। जब तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है यू गेट प्रॉब्लम। क्लोज है मगर डोर क्लोज है ना, ये बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, समझे ना। गेट देने होना चाहिए अंदर होना चाहिए। एनीवे ये सब चीज़ को किनारा करते हुए आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले वैक्सीनेशन कर लेते हैं इसका। तो बताओ तुम बच्चे लोग जो पढ़ा है तुम लोग कल जो बहुत जगह पढ़ के तुम हाथ उठा रहे थे, हमने ले लिया बाबा हम जानना चाहेंगे कि कल बाबू जो हाथ उठा था पोलियो वाला हाथ उठा था कि वो पावर वाला हाथ उठा था, समझ में नहीं आया, समझ में आ गया था ना।
इसलिए हाथ उठा था। सर कल तो सबसे पहले ये बताया आपको ट्रांसफॉर्मेटिक्स में। अच्छा यहीं पे रखिए। देखो सुनिए क्या था ब्रांचेस ऑफ एथिक्स में कुछ वर्ड याद हो? डिस्क्रिप्टिव। देखो हम लोग बात करेंगे। देखो बहुत सारे किताब में तुमको 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स का ब्रांचेस मिलेगा, मगर जब तुम होलिस्टिकली देखोगे ठीक है तो ये 4 टाइप्स सबको हम लोग अभी तो थोड़ी देर बता देते हैं। आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है फर्स्ट वन इज ये डिस्क्रिप्टिव, लिखना नहीं है समझना। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। देखो डिस्क्रिप्टिव इसका मतलब क्या है? जो चीज डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करें? व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट करेक्ट, यानी कि क्या पीपल सोचता है कि क्या राइट हो। जैसे मान लो कोई भी हम यहाँ पे पूरी तरीके से इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे कोई मुद्दा है तुम्हारा, कुछ मुद्दा को तुम्हारे पास रख दिया है और बोलेगा अपना ओपिनियन बताओ, और उस चीज़ को लेकर अपना तर्क होगा, अपने सोच होगा, जो मैक्सिमम सोच होगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो इसका एग्जांपल कह सकते हो, एग्जांपल आप लिख सकते हो व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट। लोग क्या सोचते हैं कि क्या सही है। जब तुमने किसी चीज के बारे में मंथन और चिंतन करने के लिए सुनो, समझ के बात को, जो वहाँ पे कॉन्सेंसस क्या होता है उसका जो अग्रीमेंट है, मतलब ये भी हमको दिक्कत हो रहा है बहुत दिन बाद क्लास में से यही सब होता है ठीक है। WTO का जो कॉन्सेंसस था तुम्हारा ठीक है, उसके बेसिस पे क्या राइट है क्या रॉन्ग इसमें दिक्कत हो जाएगा। देखो मोमेंटम टूट रहा है, यही क्लास लैक में। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एग्जांपल क्या है कि व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट, क्या सही है। दूसरा देखो मेटा जो है वो बहुत ऊपर का चीज है। तुम लोग याद करो जो रिलीजन एंड फिलोसॉफी में कहीं बताए थे ना, मेटा फिजिकल बता देते हैं उसमें है ना, लोकायुक्ता बताओ कल्चर में था ना जी। मेटा एथिक्स में जो बियॉन्ड का बात करें, यानी कि तुम इसमें पूछ लो राइट क्या है, इसमें बोला कि क्या चीज राइट है, तो इसमें बोला कि डेफिनेशन राइट का क्या है, गुडनेस का डेफिनेशन क्या है, वो पहले डिफाइन करो तो बात आगे बढ़ेगा। लेकिन बियॉन्ड वाला बात है कि नहीं है, तुमने शब्द पे ही जो एथिकल प्रॉपर्टीज है, एथिकल जजमेंट्स, एथिकल स्टेटमेंट है, उसके ऊपर ही तुम क्वेश्चन मार्क करें कि राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, डिफाइन करो जल्दी। दैट इज अ मेटा एथिक्स, समझे। ये बियॉन्ड है। मेटा का मतलब ही होता है, बताऊंगा थोड़ी देर में जब इसको बोलूंगा, इसका मतलब ही होता है बियॉन्ड, समझे। यानी कि व्हाट डज राइट इवन मीन। राइट का मतलब क्या होता है ये बताओ जरा आपको। इसमें राइट क्या होता है, पीपल क्या सोचते हैं राइट के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सही होता है वो चीज, ठीक है। इसमें क्या है, राइट का मतलब ही क्या है, गुडनेस का मतलब ही क्या है, एथिक्स का मतलब ही क्या है। पहले एथिक्स कर रहे हो, बोलते हो कि इविल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इविल क्या है पहले बताओ, तो ये बियॉन्ड का बात है। और यहीं पे बात आ जाएगा प्लेटो सॉक्रेटिस, यहीं पे डिफरेंट क्लास ऑफ थॉट आ जाएगा, इसको भी थोड़े थोड़ी देर में। थर्ड वन इज योर नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव। अब देखो नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब क्या है, जो तुम प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे ये कर लेना ठीक है। हाउ शुड पीपल एक्ट, कैसे लोगों को काम करना चाहिए। हाउ शुड पीपल एक्ट, ताकि तुम मोरली करेक्टर हो, एथिकली करेक्ट हो। उसमें क्या करना होगा, नॉर्मेटिव का मतलब प्रिस्क्रिप्टिव। मेडिसिन जाते हैं प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन ले लेना 2 टाइम 3 टाइम जो भी है, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स। क्या करना चाहिए आदमी, समझे। थर्ड वन इज योर अप्लाइड एथिक्स, स्पेस नहीं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ वन इज योर अप्लाइड एथिक्स। अगर अप्लाइड एथिक्स समझ में आ गया तुमको, अप्लाइड एथिक्स मतलब क्या, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स।
यानी कि तुमको एथिक्स को अप्लाई करना है, ठीक है। एथिक्स को यानी एथिकल वैल्यूज को क्या करना है, तुमको अप्लाई करना है। कब? जब कोई काम कर रहे होगे, जब कोई डिसीजन होगे, जब ग्राउंड लेवल पे तुम्हारा कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा। और गेटिंग मी इसका मतलब क्या है कि मोरल वैल्यूज को प्लेस करना, यानी कि मोरल वैल्यूज को प्लेस करना जब कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो। तो बात तुम लोगों को समझ में आया कि ब्रांचेस ऑफ एथिक्स में 4 ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। उसमें पूरी तरीके से लोगों को कहा जाता है कि चलिए आप इसके बारे में बताइए, क्या है आपका, क्या सोच है, ठीक है। व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट, पीपल क्या सोचते, क्या सही है, इसका मतलब पीपल मतलब इसके बारे में कितना तक वो सोच रहे हैं, कितना सही है वो चीज़। अब कोई भी हो सकता है, कभी जैसे कि अभी हम कुछ दिन बताए थे एथिक्स में जो कोड वर्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्लेम, पेटेंट राइट्स, तो क्या तुमको दे रहे हैं, हो सकता है 60% बोले कि ना पोर को ज़्यादा, पॉवर्टी को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। मगर कोई कह सकता है कि नहीं पेटेंट राइट्स को भी देना चाहिए। तो उसके हिसाब से इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब डेटा को लेकर और जो ज़्यादा बोला हो समर्थन में, और उस हिसाब से हमको प्रोग्राम और पॉलिसी को भी चीज फ्रेम करना होगा। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम तुम्हारा मेडिसिन में भी है, बायोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी, हर जगह यूज होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इसके ऊपर क्या आप सोचते हैं, कितना हद तक सही है। और गेटिंग में मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स एक अपने आप को बहुत बड़ा चीज है, उसको आज डिस्क्राइब करेंगे, उसको तोड़ेंगे। और उसका नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स मतलब बियॉन्ड का बात, किसी का राइट का मतलब क्या है, रॉन्ग का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब क्या है, ट्रूथ का मतलब क्या है, डेफिनेशन दो। तीसरा क्या है कि नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव, जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पीपल को एक्ट करना चाहिए ताकि वो मोरली करेक्ट रहे, एथिकली करेक्ट रहे। तो किस तरह का एक्शन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, किस क्या प्रिस्क्राइब रहेगा, क्या प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, ताकि एथिक्स एथिकल वैल्यूज क्या हो, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो। और वन इज अप्लाइड एथिक्स, एथिक्स को सीखा, मोरल को सीखा आपने, कैसे अप्लाई करोगे। और गेटिंग में बार बार आज की क्लास में ये और ये कवर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, समझे। कोई डाउट है किसी को? लिख लेना सब जगह, फिर कॉपी में लिख लेना और एग्जाम्पल सोचते रहो पहले। जितना हमको पहले बताया था तुम लोग कि जितना सेल्फ एग्जाम्पल हो, जितना लिखोगे उतना ही फायदा है। किताब का तो कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है ना, अपना होना चाहिए, ठीक है। अभी मॉडलिंग करेक्ट होना चाहिए अपने एग्जाम्पल, समझे बात। एथिक्स के अंदर एथिक्स देखो, तो हम बात करते हैं पहला, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब इसे क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो बता चुके उतना ही बता दो फिर से। क्या होता है, किसी भी सेटअप को बोलता है राइट राइट बात। इसीलिए जैसे तुमने बोला कि किसी भी टॉपिक पे यानी कंपेयर कर रहे हो, है ना, सिंपल सी बात है, कंपेयर कर रहे हो अपने अपने मोरालिटी से। इसी की यही कारण है, यही रीजन, दिस इज प्रिसाइज रीजन। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज कंपेरेटिव एथिक्स, इसको कंपेरेटिव एथिक्स भी कहा जाता है बहुत सारी किताब, क्योंकि ये कंपेयर करता है कोई चीज को। बात समझे कैसे कंपेयर करता है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। इन लोगों का क्या मत है, कितना परसेंट है, क्या है, नहीं है। यदि एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डेटा एनालिसिस होता है, लोगों का क्या राय विचार, समझे, डेटा एनालिसिस। उतना ही नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या एक्चुअल में क्या है, किस चीज के ऊपर तुम एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ये तुम्हारा क्या है कि पीपल का फीलिंग अबाउट मोरालिटी, समझे, अबाउट सर्टेन वैल्यूज। पीपल का बिलीफ क्या है, कह सकते हो यहाँ पे कि स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ अबाउट मोरालिटी। और मोरालिटी क्या होता है,
मोरालिटी मतलब होता है कि कोई भी चीज तुम कर रहे हो कितना वो एक्सेप्टेड है एज अ राइट और रॉन्ग। भाई ये एथिक्स से डिफरेंट है। एथिक्स का जो चीज है उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और इसका क्या है, मोरालिटी का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वयं सेल्फ कॉन्शियस, अपने विवेक के साथ। कभी कभी हम लोग का अपना विवेक डिफरेंट होता है सोसाइटी से, जो नॉर्म्स बना है उसका डिफरेंट होता है। यही कि क्या पीपल सोचते हैं किसी के बारे में, अबाउट मोरालिटी, उसके बारे में क्या कितना सही है वो चीज। क्यों पीपल जो सोच रहे हैं अपने तर्क से सोच रहे हैं, अपना जो भी उसका कॉग्निजेंस है, जितना भी उसका कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो उसको एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से वो आधार पे बोलेगा कि ये राइट है या रॉन्ग। और ये में समझ में आ रहा है ना जी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही हुआ, इसमें हम कर क्या रहे, एम्स टू फाइंड, हमारा मकसद है एम्स टू फाइंड पीपल्स बिलीव, पीपल बिलीव अबाउट वैल्यूज। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने तुम लोगों को बोला कि देखो गरीब को जो घर में आए, जो भी आदमी आए, गेस्ट आया, उसको तुरंत खाना खिला देना चाहिए, उसको तुरंत शरण दे देना चाहिए, शटर दे देना चाहिए। एक क्वेश्चन हुआ, एक वैल्यूज हुआ। तो पीपल का क्या बिलीव है इस वैल्यूज के ऊपर? तो 90% बोला हाँ हमारा तो कन में हमारा कल्चर ही ऐसा रहा, उस हिसाब से हम सही हो गए। तो कई लोग बोला ना सर अब ये नहीं चलेगा ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि इसमें 2 मूवी आ चुका है या जंगल का, अरे तुम कब जाओ, ये भी बात कर सकते हो हम पे। सही बात, मस्त मूवी है, कितना कुछ सिखा दिया उस मूवी में। अच्छा देखा मूवी, तो बहुत अनोखा मूवी है, बस बहुत अच्छा मूवी है। The aims to find people's belief about values. Values में people का क्या belief है? उधर करेक्ट है, उधर अनकरेक्ट है, उधर रॉन्ग है, कितना रॉन्ग है, ये सभी चीज। That is your descriptive. बहुत समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अगर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऐसा थ्योरी बहुत सारा है। जैसे एग्जाम्पल है, देखो इसको मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। लॉरेंस कॉलबर्ग, लॉरेंस कॉलबर्ग बहुत बड़े तुम्हारे प्रोपेनेंट रहे, एक फिलोसोफर रहे हैं। इनका जो थ्योरी है, इनका थ्योरी ऑफ मोरल कॉन्शियसनेस, लॉरेंस कॉलबर्ग का जो एक किताब है, इनका एक थ्योरी है मोरल कॉन्शियसनेस, उस पर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का ही सवाल किया है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में ही चर्चा किया उसके अंदर कि कैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इतना ही नहीं, इसका तुम देखोगे डिस्क्रिप्टिव का देखोगे, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे, जैसे मैंने पहले ही बोला था तुमको, इसका एप्लीकेशन तुमको सोशियोलॉजी में नजर आ जाएगा, इसका तुम्हारा बायोलॉजी में आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा, बहुत सारा जगह पे, ठीक है, मेडिकल फील्ड ऐसे बहुत जगह यूज है इसका। जहाँ पे सोशोलॉजी में, जहाँ पे सोशल सिस्टम, सोसाइटी किस तरह एक दूसरे से रह रहे हैं, उस पर होगा एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होगा कि फला फला इंडियन सोसाइटी ऐसा ऐसा रहता है, यूएस वाले या फिर डेवलपमेंट वाले ऐसे रहते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। और समय बोलते हैं कि बाबू जैसे यहाँ पे कटरा के बोलते हैं कि क्या आप चीज नहीं दीजिए, आप क्या बदल दिए, आप चीज नहीं दे दीजिए, ठीक है, मैं ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोले कौन है, साइकिल किलर है क्या, तो वहाँ तो बाबू इस तरह का साइकिल किलर मिलता है, वो भी देखा है तुम लोग, वो देखता है तुम लोग, इसका बॉलीवुड का कुछ मूवी, उसमें बाबू इन लोगों का थीम तो वही थीम होता है, जो साउथ इंडिया में बाबू वही एक मासूस हवा को उठा दिया है ना, इन लोगों का थीम होता है, एक तो डरावना वाला भूतिया वाला, खूब डराएगा तुमको। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि इन लोग का कॉन्सेप्ट 1 घंटे में मूवी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है कॉन्सेप्ट। जब भूतिया हमला किया तो मर जाएगा, तो सो जाएगा, फिर उसके अंदर इच्छा शक्ति जग जाता है लड़ने की। माँ एक चीज़ तो अच्छा दिखाता है हॉलीवुड कि बाद में जीत होगा तो भूत का ही जीत होगा, अनलाइक इंडिया में क्या होगा, कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की को मार दो, वो मिलियन होना चाहिए, फिर तो थिएटर में कितना चल जाएगा जब आप कंक्लूजन बढ़िया होता है। हाँ, इसी में लोग खुश। तो
विपरीत वाला जो होगा उस पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा वो सोचना बहुत मुश्किल है। मीडिया हमारे इस ट्रेंड को पीछे किया है थिएटर एक्टर ने मूवी आया लास्ट में ये तो लोग जानते हो ना अभी ट्रेंड चेंज हो गया ठीक है ना? अभी ट्रेंड काफी चेंज हो गया जब से चेंज से करना है ट्रेंड चेंज करें करेक्ट बात। अब देखो इंडिया में भी कुछ मूवी ऐसा कर दे सकता है ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या होता है कि लोग का टेस्ट बदलता है ठीक है ना, और समय के साथ साथ और ये चीज बहुत दिस थिंग आल्सो इफ यू रिलेटेड टू एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। एक समय में 1970 में खाली जो मूवी बनता था वो लॉस्ट एंड फाउंड हो गया तुमने खोया था फिर मिला उसको कहीं दूसरा वालों में कहीं दूसरा ठीक है ना, वही अमिताभ बच्चन ठीक है। उस समय का प्रोग्रामिंग ऐसा था, हम गलत नहीं करा सकते, तो पब्लिक को वही मजा आता था, रुमाल ले जाता था बैठ कर अपना दे रहा ठीक है। फिर एक दौर आया जहाँ पे लोग लव वाला देखना शुरू कर दिए, अच्छा लगता है। और अभी एक दौर आया 2013-14 के बाद ज्ञान सबों से पूरी तरीके से चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद तुम्हारा ये जो OTT प्लेटफॉर्म उसने तो पूरा स्विच ही कर दिया, घुमा दिया, अरे तुम कोई बात नहीं थिएटर नहीं दे रहा है तो जाना है। बच्चा लोग भी हम लोग दो रहे सब्सक्रिप्शन करके पूरा देख रहा है, इतना थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेता है देखता है हमारा कुछ व्यू आएगा वो व्यू आएगा, अब आप कुछ से कुछ डाल दिया तो कितना व्यूज होगा समझ लो क्या मोरालिटी है सबका समझे। इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, समझे बात। तो फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हमने क्या किया, इट इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव एथिक्स। चार्ट हमने कंपेयर किया, देखो अभी भी हम लोग सिनेमा का भी बोल रहे हैं कंपेयर ही कर रहे हैं ठीक है ना, बस तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए, तुम कैसे कनेक्ट कर दोगे चीज़ें। इट ऑल डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा मोरालिटी क्या है, तुम कैसे सोचते हो उस चीज़ के बारे में। एथिक्स मैंने पहले ही बोला था ओपन एंडेड चीज़ है, इसका दायरा बहुत खुला हुआ है, इतना दायरा खुला है कि बाबू 50 किताब इस पर तुम लिख सकते हो, उतना बुद्धि होना चाहिए ठीक है ना। कंपैरेटिव एथिक्स, कैसे कंपैरेटिव एथिक्स, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है, डेटा एनालिसिस, कितना लोग क्या क्या सोचता है इसके बारे में, समझ गए। ये पीपल का बिलीव है अपने मोरालिटी को लेके या अपने मॉरल वैल्यूज को लेके, अपना जो उसका मियर कॉन्शियसनेस है, उसका अपना जो थिंकिंग है वो किस तरह का थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर वैल्यूज। गुड के बारे में क्या मानना है, हो सकता है हम अभी कॉमन को बोले कॉमन गुड को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे, गुड को डिफाइन करो जल्दी से। गुड का मतलब क्या होता है, हमारे दुकान में सामान है वो है वो तो गुड्स है। हाँ, तो गुड क्या है, डिफाइन करवाइए दोनों का क्या गुड कहाँ से पावर ड्रॉ करके दूसरा वाला आंसर दे रहा है। अभी तुम बोलो गुड डिफाइन करो फीलिंग्स, गुड डिफाइन करो तो क्या होगा तुम्हारा, फीलिंग अभी सब डिफाइन करो, मनी में डिफाइन करो, बोलो जल्दी से एक करके पूछेगी। इतना तो गारंटी है कि जो तुम गुड को डिफाइन करोगे अपना गुड से करोगे, ये तो गारंटी है तुम कर भी नहीं पा रही हो। अच्छा देखो अभी 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 तुमको पता चल जाएगा कि ये मोरालिटी क्या होता है, लेकिन जब अब गुड का चार्ट डेफिनेशन मिलेगा ना तुमको, हमको तो यही लगा कि तुम उसका भी नहीं होता, ही नहीं पा रहा आंसर क्या होता है। इंग्लिश गुड का मतलब ये नहीं पाए सर, गुड का मतलब एक फीलिंग्स है का सेंटिमेंट, और ये मतलब ह्यूमन का जो थिंकिंग है बेसिकली ये मतलब है तो सही है, अच्छा एक अंदर से आता है फीलिंग्स। तो बोलो जो मैक्सिमम पीपल वेल पहुंचे उसको हम गुड बोल सकते हैं। वेरी गुड बोलो ना, अभी तो बोले तो वही बोलो कुछ भी बोलते हैं राइट सर, क्योंकि जो मॉरली है जो मॉरली और एथिकली दोनों करेक्ट वो गुड है ठीक। तुम बताओ यानी कि चार का अलग अलग है, चार का अलग अलग हो सकता है, क्या है कौन देखा वो हम मेटा एथिक्स में देखेंगे ठीक है, आगे नहीं तो जब वो मेटा एथिक्स में जानेंगे तो क्या होता है, तो इसलिए समझ गए ना
अभी एक वर्ड पे तुम लोग चार का अपना अपना ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियन है तुम लोग का। तो जब चार ओपिनियन बताओ, चार स्टूडेंट बैठा रहे तो अलग अलग ओपिनियन दे रहे हो, तो दायरा कितना बड़ा के चला सकता है? अभी कोई हमसे पूछे तो हम दूसरा डेफिनेशन नहीं, जैसे सबका अलग अलग, सबका अपना अपनी जगह पे सब सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपना वैरायटी है। अरे हेडिंग भी समझ लो, वैरायटी है, समझ में आया सबको? सर्च करवाएंगे तुम लोग, देखो तो इसका मतलब क्या होता है? एम्स टू फाइंड पीपल्स बिलीव अबाउट वैल्यूज। तुम लोग लिख दिए अभी। लॉरेंस कोलबर्ग जो थे तुम्हारा, ये अपना मोरल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा थ्योरी दिए थे, एक बहुत बड़ा फिलॉसफी दिए थे, और वो फिलॉसफी पूरी तरीके से बेस्ड था आपको डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, समझे? और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एप्लीकेशन और जगह भी होता है, मेडिकल साइंस में है, बायोलॉजी में है, और होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्लिनिकल टाइम में होता है कि नहीं होता है? बताओ तुमको जरा। बोलते हैं कि 79 एफिकेसी आज पढ़ाए थे एक्टिव डिस्कशन में तुम लोगों को, 89% इसका एफिकेसी है, 90% एफिकेसी है मॉडर्ना का। हाँ, फाइजर का उतना है, क्या है सब? डिस्क्रिप्टिव तो है, समझ में आया कुछ? यस। क्वेश्चन अगर पूछो, छलांग मार मर जाओ, क्वेश्चन पूछते पूछते तुम लोग बार बता रहे। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द मेटा एथिक्स। पहले मेटा एथिक्स का हम लोग एट द सेम टाइम तुम लोग लिख सकते हो इस चीज को। मेटा एथिक्स का पहले सब डिवीजन देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल को भी दो भाग में तोड़ सकते हो। फर्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिविजन, सेकेंड वन इज योर रिलेटिविजन। अब सुनिए, सब तुमको मिल जाएगा, बोलते हैं ना साइकोसाइड है, रिलेटिव है, फिर एवरीथिंग है। यहाँ तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेटाफिजिकल के अंदर दो चीज, ऑब्जेक्टिविजम, रिलेटिविजम। रिलेटिविजम के अंदर भी दो चीज, इंडिविजुअल या फिर कल्चर। इंडिविजुअल हो सकता है या फिर तुम्हारा सेकंड वन इज कल्चर, मेटाफिजिकल। सेकंड वन इज योर साइकोलॉजिकल। what and in space psychological ethics, that is part of your metaphysics, meta ethics. अब देखो साइकोलॉजिकल जो एथिक्स होता है ये भी तीन टाइप के होते हैं, ये भी तीन टाइप के। फर्स्ट वन इज योर इगोइज्म एंड हेडोनिज्म, सबको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। सेकेंड वन इज रीजन एंड इमोशन, and third one is your male and female morality. ये सब की चीज, ये सभी चीज के बारे में आज क्लास में चर्चा करना है, ये सभी के तौर पे पढ़ना है आज। ठीक है, लिख लो, उसके बाद I discuss everything. Sir, egoism and क्या लिखा? Hedonism, HEDONISM, hedonism. बताएंगे क्या? रीजन है, इमोशन, रीजन एंड इमोशन। जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, रीजन एंड इमोशन नहीं, इमोशन ला देंगे, सीखो इसे इमोशन कितना होना चाहिए।
और इसको भी टाइम में ज़्यादा जरूरत है। यस बताओ कितना ये इधर बचा रहा है, दम जो मिला है ना? सही बात सीखो सीखो। मेटा एथिक्स पहले ये बात समझो। मेटा एथिक्स मतलब क्या है? बियॉन्ड, यानी कि अब हम लोग कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हैं। अभी तक तो पढ़ लिए डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो भी चीज़ था, है ना, उसमें तुमको बोल दिया है तुम्हारा मोरालिटी के हिसाब से तुमने गुड है ठीक है बता दिया, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन भी डेटा भी हो गया उसको। अब यहाँ सवाल है कि गुड क्या है, बैड क्या है, इविल क्या है, ट्रूथ क्या है, जस्टिस क्या है, और डेफिनेशन। उसको बाबू दो भाग में डिवाइडेड, एक है मेटाफिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। मेटाफिजिकल मतलब है एक है ऑब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म है, उसको सब्जेक्टिविज्म भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिविज्म मतलब जो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर आए हैं, वो आप कभी ना ये क्या बोले कि देखो बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है गुड का बैड का वो सैक्रोसेंट है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वो है तो है, बुद्धिमत लगाओ, वो है डिफाइन है, और ह्यूमन के बियॉन्ड का बात है। देयर इज ऑब्जेक्टिविज्म, लेकिन नो सब्जेक्टिविज्म। सब्जेक्टिविज्म क्या है? उसके तर्क होगा, काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे, और यहाँ पे कोई इजाजत नहीं है, जो है सो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अच्छा करना किसी के लिए, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार, पोलाइटनेस, अच्छी बात है। कभी कभी गलत हो जाता है, एक बैलेंस बोले, कोई बैलेंस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि जैसे मेडिटेशन लो ना, कोई भी एक मेडिटेट करना है, कंसंट्रेट करना, इसमें क्वेश्चन मत सवाल बोलो, सवाल मत, वो ऑब्जेक्टिविज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग उत्तर तक नहीं जा सकता, वो दिया है चुपचाप फॉलो करो, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। वो ह्यूमन के बियॉन्ड है, ह्यूमन बीइंग के बियॉन्ड है। और नारा जी कुछ चीज़ होता है ना, बोलते हैं ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा सृष्टि वैल्यूज है। जैसे मान लो कि कर्मा से मिलता है, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, कर्म करते रहो, मिल जाएगा। ज़्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं है कि तुम्हारे बियॉन्ड है वो चीज़। दैट्स ऑब्जेक्टिविज्म, लेकिन नो सब्जेक्टिविज्म, जहाँ पे कोई तर्क नहीं होगा, जो है सो है। समझ गया नंबर वन? रिलेटिविज्म यानी कि सब्जेक्ट नहीं तर्क। ये जो चीज़ है ये रिलेटिविज्म है, हमारे रिलेटिव है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं इसलिए ऐसा है कि ह्यूमन डिवाइनिंग है। हम नहीं बनाया वो कन्वेंशन सब कि गुड क्या होता है, बैड क्या होता है, वो ऊपर से नहीं आया, नहीं टपका है ऊपर से। फिर उसमें भी क्या, एक इंडिविजुअल, एक कल्चर, एक सोसाइटी दिया, अलग अलग कल्चर का अलग अलग तौर तरीका। समझ लिया बात को? तो दिक्कत है बियॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल देखो कि व्यू है, तो जैसे ट्राइबल में कोई भी मान लो कोई भी हो रहा है, कोई भी कल्चर प्रोग्राम या फेस्टिवल कुछ भी हो रहा है, क्या बोलेगा कल्चरल है ना, वो रिलेटिविज्म, यानी कि हम तर्क कर सकते हैं मान कल्चर को रखते हुए कि जब ट्राइबल डांस होगा या जो भी समारोह होगा तो हम लोग बैठ के इस तरह का चीज़ करेंगे, तो कल्चरली डिसाइडेड है और वो क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है। रिलेटिविज्म है कि उस कल्चर के लिए है वो चीज़, फिर वो कल्चर फिर दूसरे कल्चर से डिफर कर जाएगा। आगे गेटिंग नहीं समझ लो? यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो सब्जेक्टिविज्म, यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिविज्म यानी कि सवाल कर रहे हो क्यों? क्योंकि वो कल्चर और वो चीज़ आपके अपने से जुड़े हैं, यानी कि आपके रिलेटिव है वो चीज़, वो सैक्रोसेंट नहीं है, वैसा कल्चर हर जगह नहीं पाया जाता। मैंने एक पर्सपेक्टिव में बता दिया। और ये क्या है जो है सो है, इवेंट बीइंग अच्छा है तो अच्छा है, और इवेंट बीइंग बुरा है तो बुरा है, नो क्वेश्चन मार्क। समझ गए? इंडिविजुअल भी क्या है, हमारा अपना सोच। देखो हर आदमी का इंडिविजुअल है कि नहीं, डिपेंडेंट है कि नहीं, तो हमारा जो इंडिविजुअल जो है हमारा, और जिसकी वजह से तुम्हारा सब्जेक्टिविज्म हो रहा है कि इंडिविजुअल तर्क दे रहा है। जैसे आदि शंकर चाहेगा अपना फिलोसॉफी वेदांत को लेके, फिर मानव चाहेगा अपना फिलोसॉफी इंडिविजुअल तर्क, और रिलेटिविज्म है वो रिलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। एक कल्चर कबीर जी का जो नीचे से रामानंद आए तो पूरा कल्चर गणेश हो गया, उत्तर प्रदेश में वही कल्चर डेवलप, जहाँ पे पूरी तरीके से कबीर पंथ, यस, रामानंदी वाला संप्रदाय, याद करो ना, सब चीज जोड़ सकते हो यदि उतना बुद्धि है तो। और तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरा है बाबू साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी मतलब क्या है कि तुम्हारा ये बुद्धि क्या सोचता है, तुम्हारा साइकोलॉजी क्या है। हम अच्छा करेंगे क्योंकि हमारा प्रतिष्ठा का सवाल है। ईगो जब यस हम यहाँ पूरा फॉलो हो जाते हैं, हम लोग भी हैं। ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं कि रीजन और इमोशन पे बेस ऐसा करना चाहिए था हमको। ओ इमोशन वो वेरी अच्छा करना चाहिए, इमोशन उसके वजह से हम एथिक्स कर रहे हैं। तीसरा है देखो ये सबसे ज्यादा मेल और फीमेल मॉडलिटी। देखो लड़का और लड़की ठीक है ना, मगर एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और दोनों का जो दुनिया देखने का जो पर्सपेक्टिव है बहुत अलग है। दोनों अलग नजर से दुनिया को देखता है, समझे। जैसे मेल है तो मेल का लगता है कि दुनिया यही होगा, फीमेल के हिसाब से अपना ही दुनिया है। यस ठीक है ना, ये भी समझना होगा सभी लोग को। टीम में और बहुत सारे उसके एसोसिएटेड फैक्टर बहुत सारे चले जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे किताब में ये लिखा गया, मैं बताऊंगा कि जहाँ तक सवाल है मेल मोरालिटी, यानी कि जितनी भी अभी तक देखते हो मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, बड़ा बड़ा चीज, बड़ा बड़ा फिलॉसफी देखते हो, ये पूरी तरीके से जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम है वो पूरी तरीके से मेल डोमिनेटेड मोरालिटी पे बेस्ड है। यानी जो पुरुष ने जो सोचा उस पे बेस्ड है। जरूरी है फीमेल मोरालिटी की तरफ भी मूव करना, क्योंकि फीमेल का भी देखने का जो दुनिया का जो नजर है बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। यस बहुत यूनिक है, बहुत झेला है ना। हम भी जेल चले, ठीक है। पेपर तो डेली चलता है। जब तक घंटे का पार तब तक जेल, ठीक है। देखो अभी तो बोल दिए कि दोनों का जब टीचर ही अलग है दुनिया का देखने का, तो क्लास में करने करेगा भाई। यस सर बातें खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए तो समझ गए तुम लोग। बेटा फिजिक्स के बारे में, बेटा एथिक्स, बार बार फिजिक्स बोल सकता हूँ। बेटा एथिक्स के बारे में जहाँ पे बेटा फिजिकल के बारे में बात की है, ऑब्जेक्टिविज्म, रिलेटिविज्म, इंडिविजुअल, कल्चर, साइकोलॉजिकल एथिक्स के बारे में बताया, दिस इज पार्ट ऑफ बेटा एथिक्स, इगोइज्म एंड एडल्टरिज्म बताएंगे इसके बारे में, और भी रीजन एंड इमोशंस एंड मेल एंड फीमेल मोरालिटी, इसको फिर से बताएंगे अच्छे से। सर बोलो। इंडिविजुअल कहते हैं कि याद है इंडिविजुअल मेरा जैसा ही हाँ, सेल्फ इंडिविजुअल के वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका, अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। वो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना, लगा साइकोलॉजी तुम्हारा बुद्धि लग रहा था जो है इंडिविजुअल में तो वही रहा, बस अपना बुद्धि आगे सोच रहा है। वो तुम्हारा क्या है, जो चीज है पहले से प्रेजेंट में, और उसमें तुम्हारा रिलेटिविज्म तुम्हारा अलग हो, बुद्धि तो लगेगा ही हर जगह। बुद्धि तो हर जगह चाहिए ना। यस अभी जो बैठा है पलथी मार के, वो भी तो बुद्धि ही है, ये गलत बुद्धि है। देखो बैठो बैठो बैठो, तो वैसे इसे बात करें। तो पहले हम लोग जानते हैं बेटा एथिक्स के बारे में, और फिर उसके बाद सीक्वेंशियल तरीके से जाएंगे उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस पे। तो बेटा एथिक्स एट द सेम टाइम लिख सकते हो, एक्सप्लेन किए हैं बहुत। मेटा एथिक्स जैसे कि मैंने बताया कि मेटा का मतलब ही होता है मीन्स बियॉन्ड और आफ्टर, इसके बाद नहीं बियॉन्ड जाकर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हो कि एनालिटिकल एथिक्स भी है, जहाँ पे चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है, तर्क, फिलोसॉफी, एनालिटिकल एथिक्स, समझे, जहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है, पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है सीक्वेंशियल तरीके से जानने के लिए स्टडी ऑफ ऑरिजिन, मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ चाहिए, ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ, जो इम्पोर्टेंट है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट, क्या होता है गुड और बैड, उसको ही जान लो, वो उसी को तुम कर रहे हो, चेक कर रहे हो, उसी को एक्सप्लोर कर रहे हो, समझे। इसी को फर्दर लाइन खींचोगे, इससे तुमको समझ में आया कि तुम क्या जानना चाहते हो। एक्चुअली यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड
एथिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, एथिकल जजमेंट स्टेटमेंट एंड सो ऑन, क्या चीज होता है ये सब चीज। उसी को तुम लोग क्या कर रहे हो, बियॉन्ड जाके सोच रहे हो। अब जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, अभी तक तुम लोग जानते हो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में तुमने जानने का प्रयास किया कि स्पेसिफिक चॉइस क्या होता है ना, लोगों के मोरालिटी के बेस्ड क्या हो, स्पेसिफिक चॉइस क्या हो, कितना लोग क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में, मैं ये ऐसा नहीं है, यानी स्पेसिफिक चॉइस क्या बेटर हो सकता है, यानी क्या बेटर हो सकता है या फिर क्या राइट हो सकता है, यही है नीतीश। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में है क्या, मैं ये ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट सवाल है, मगर इसमें क्या है कि मेटा एथिक्स में क्या है, डायरेक्ट सवाल है कि बेटर क्या है, बेटर का मीनिंग क्या है, राइट का मीनिंग क्या है, इस पे सवाल होता है। और इस तरह का जो मेटाफिजिक्स को एक बड़ा आयाम दिए और बहुत आगे पहुंचाए हैं, तो वो जो प्रोपोनेंट याद करने की जरूरत नहीं है, मान लो कभी पढ़ते हो फिलोसफी सर, काम आ सकता है इनका नाम, इसलिए मैंने नाम उनका निकाला है, रिचर्ड गार्डनर। ठीक है, बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं मेटा एथिक्स को लेकर। रिचर्ड गार्डनर ने कहा था कि जी हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है कि ह्यूमन है जी, कुछ भी सोच सकता है ह्यूमन भी। इट इज ऑल अबाउट योर मेटा एथिक्स एट अ ग्लांस। और उसको डिवीजन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, जो भी बताया था उससे। तुम्हें समझ में आया सब चीज, तो ठीक है, कहाँ आंसर पूछना चाहोगे सवाल, सवाल नहीं है तो बाबू समझो कि एथिक्स में कहीं सर्वाइव नहीं करते हो, जाए बोल दे ऐसी चीज लोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे एथिक्स को। सवाल करो, पूछो, परेशान कर दो हमको, सुनिए मैंने जवाब तो बियॉन्ड दैट सोचो ना, बियॉन्ड दैट का मतलब क्या, इधर ही अटक जाएगा पूछो। इसको सर फिर से डिफाइन एनालिटिकल एथिक्स कहाँ ध्यान हॉस्पिटल में था, ध्यान नहीं सर, ध्यान नहीं, ऐसे कर देते हैं हम, विदाउट पूछो एनालिटिकल समझ में आया तो क्या एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही कर देते हैं। मेटा एथिक्स, मेटा का मतलब क्या होता है, मोटा नहीं, बियॉन्ड। अब वहाँ बियॉन्ड मतलब बहुत पीछे जाके देख रहे हो, क्यों पीछे जा रहे हो, अरे तुम जानने का प्रयास कर रहे हो एथिकल कॉन्सेप्ट है क्या, गुड क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, हेल्पफुल नेचर क्या होता है, ये जानने का प्रयास कर रहे हो। यही एनालिटिकल है, मतलब क्या, सोच के बियॉन्ड जाकर एनालाइज करना चीजों को, बैठ के चिंतन करना, गहरा फिलोसॉफी में घुस जाना, समझ लो ना। क्यों ऐसा, ये इसी को लाइन खींचा है क्या, ताकि ठीक से एथिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ पाओ। अभी तुम लोग गुड के बारे में कहाँ समझ पाया, नहीं समझ पाया, वो समझ सकते, जजमेंट के बारे में, एथिकल जजमेंट के बारे में समझ सकते, उसका स्टेटमेंट के बारे में समझ सकते, यही है। अरे गेटिंग मी, उसको तोड़ेंगे फिर इसका ब्रांचेस है कि नहीं है, ये तो मेटा एथिक्स हम तुमको ऐसा ग्लांस बता रहे हैं ना। दूसरा देखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में बाबू लोग यही जानते हैं कि स्पेसिफिक चॉइस होता है, तुम्हारा अपना मोरालिटी पे बेस्ड, करेक्ट बात है, और उसको बोलते हो कि ये बेटर है, ये राइट, और उसके हिसाब से तुम्हारा इंपेरिकल डेटा लिया जाता है, सही बात है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बस डायरेक्ट सवाल कर देगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बेटर क्या है, वर्स्ट क्या है, ये सवाल उठेगा। अंदर आ गया, प्रोपोनेंट कौन थे, ये फिर सवाल है, रिचर्ड गार्डनर कौन थे, हाँ भी सर, सर प्लीज सर बता दो, तो बाहर की रेस्टोरेंट ऑब्वियसली है, वही ये ऐसा एक स्पेसिफिक हो ना सर, यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज समझ से इसके बारे में गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, अगला अलग अलग वीडियो का इतना बड़ा किताब होगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आया।
अब पूछो ना, अब जो समझा दिया तो क्वेश्चन पूछो। इम्पेरिकल का मतलब जो डेटा पे बेस्ड हो, जैसे कि कोई हम बोले कि आज क्लास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 80% बोला होना चाहिए, 20% यानी कि एक आदमी बोला कि नहीं होना चाहिए। देखो इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, इम्पेरिकल डेटा है, समझिए। इम्पेरिकल मतलब होता है नंबर का इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसका मतलब क्या है, डेटा का इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो बताओ इसमें तो डायरेक्ट ये रहता है, जो है क्या हम पूछना क्या है क्वेश्चन, यही तो है बाबू, वो पता चल जाएगा तो गया तो। हाँ ये जितना मारामारी हो जाएगा, अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये अच्छा है। अच्छा क्या होता है वो पहले बता दो तो अच्छा करेंगे। सर बाकी जो भी 3 ब्रांचेस वो इसी के अंदर आ हाँ सकते अब हैं। इसी के ब्रांच कौन सा, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, एप्लाइड, जितने भी सब इसी के अंदर भी आ सकते हैं, अगर अच्छे से होता है। क्योंकि वो सोचोगे तो आप सोचोगे तो सब एथिक्स का पार्ट है, और ये बड़ी चीज से कर रहा है। वो रिलेट तो करेगा ही करेगा, मगर फिर भी सेपरेट है। सेपरेट क्यों नहीं होगा? डिस्क्रिप्टिव में देखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक चॉइसेस है, बेटर है कि राइट, वो डिस्क्राइब कर रहा है चीजों को। मैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आगे है तो पार्ट एथिक्स का ही, एथिक्स के अंदर सब चीज है। और मैं एनी क्वेश्चन कोमल अभी से अभी तो इसका दिमाग में होगा वो दूसरा एथिक्स चल रहा होगा। तुम लोग क्या लड़का वाले तरफ से हो ना? हाँ अभी से जूता भी नहीं रन रखना चाहिए, पहले मजा करेंगे तो बस ठीक है ना। वही एथिक्स है, वही काम है। ये नहीं चल दिए सारा लगाना होगा तुमको। मेटाफिजिकल क्या होता है अंकित, मेटाफिजिकल? इसके अंदर जो कैसे ऑब्जेक्टिव का और रिलेटिविज्म को इसमें डिस्क्राइब करो। राइट, सही बोला है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोई चीज़ क्या होता है, इटर्नल ट्रूथ, ठीक है। तो इटर्नल ट्रूथ मतलब क्या है, यथार्थ सत्य है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। वही ऑब्जेक्टिविज्म है, या फिर कुछ क्या ह्यूमन कन्वेंशंस, ह्यूमन बीइंग ने लाया है ऐसा, ह्यूमन बीइंग ऐसे सोचता है इसलिए आया। मोरल पे जो था कहते हैं, जो है सो है सही, हाँ, वो भी तो इसी यही मतलब क्या बोलते हैं, आखिर मोरल को ही तो एथिक्स जस्टिफाई कर रहा है ना, Justify तो कर क्या रहा है। है? ये पूरा उसी पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी बेस है। पूरा बिना मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज कैसे आगे बढ़ेगा बताओ? डिस्कवरिंग वेदर, देखो यहाँ भी बात आएगा, डिस्कवरिंग वेदर मोरल वैल्यूज, यहाँ पे डिस्कवर कर रहा है कि जो मोरल वैल्यूज है, डिस्कवरिंग वेदर मोरल वैल्यूज आर इटर्नल ट्रूथ, क्या वो ऐसा ट्रूथ है जो चुनौती नहीं दे सकता, या फिर ह्यूमन कन्वेंशन, या फिर आदमी ने अपने हिसाब से बनाया है अपने तौर तरीके को आगे बढ़ाने के लिए, क्या ऐसा है? जैसे कि सर we should respect elders. हाँ जैसे we should respect elders. हाँ एल्डर्स तो ये तो आप ह्यूमन खुद के करना सकते हैं। कन्वेंशन पे बना है, सवाल उठता है। हम तुमको लगा कि ये तो यथार्थ सत्य होना चाहिए, बड़ा को तुझे देना ही चाहिए, तो यहाँ डिबेट हो जाएगा लोगों का। वही डिबेट को हम खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म बता के, समझ रहे हो ना? सुनील नो डाउट, और पूछो दिखा दो, पूछो। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहीं पे हम लोग दो चीज़ देख लेंगे यहाँ, जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिविज्म का बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविज्म की बात करो तो क्या है कि जो मोरल वैल्यूज समझो, जो मोरल वैल्यूज है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, नॉट सब्जेक्टिव, यानी कि तुम उस पर डिबेट नहीं कर सकते हो, यानी कि एब्सोल्यूट है वो, यानी कि सैक्रोसैंक्ट है वो, नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है।
समझे बात को? नॉट टू बी क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हो, कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, नॉट टू बी क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकते इस पे, कोई सवाल ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के जो प्रोपोनेंट कि हाँ सही बात है, मोरल वैल्यूज इटर्नल ट्रूथ ही है, ऑब्जेक्टिविज्म ही है, तो ऐसे जो प्रोपोनेंट हुए हैं इस तरह का बात को, यानी कि इस तरह का फिलोसॉफी को आगे जो बढ़ाए हैं, नन अदर देन प्लेटो। बहुत नामी आदमी है प्लेटो, और बड़े फिलोसोफर रहे अपने टाइम में। सर सुकरात के हाँ हाँ सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो बाबू इसके बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो के बारे में बहुत ज़्यादा है इनके बारे में। एक बात करते हैं तो फिर दूसरा रिलेटिविज्म। अब जानते हो रिलेटिविज्म मतलब क्या होता है? यहीं पे डिफाइन हो गया, ये जो भी मॉरल वैल्यूज होगा, जो भी मॉरल वैल्यूज होगा क्या होगा, वो कुछ नहीं, स्ट्रिक्टली ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन ह्यूमन बीइंग का प्रयास है, ह्यूमन बीइंग का ही खोजा हुआ चीज है, इन्वेंशन, स्ट्रिक्टली ह्यूमन इन्वेंशंस, कुछ नया चीज नहीं है। आदमी ने क्या किया सहूलियत के लिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, तो सही सही चीज सोच सकता है ह्यूमन बीइंग, तो उसके हिसाब से सोचा है। ऐसे नहीं कह सकते कि ये जनरल ट्रूथ है। अब देखो जैसे कि मैंने इसको बताया है कि इसका टू डिस्टिंक्टिव फॉर्म होता है, एक उम्र क्या था, इंडिविजुअल और कल्चर। और इस तरह जो प्रोपोनेंट जो इस क्लास ऑफ थॉट को जो आगे ले गए, लेकिन जो प्रोपोनेंट है फुल लिखना प्रोपोनेंट, इनका नाम था फ्रेडरिक, जर्मन थे शायद ये, हाँ जर्मनी हो गया, नेट्स NIETZSCH, ठीक है, तो नेट्जी पढ़ोगे, नेट्जी पढ़ोगे। तो फ्रेडरिक नेट्जी जो थे वो रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मेटाफिजिकल का एक पार्ट है, उसको प्रोपोलेट किए, उसको आगे बढ़ाए थे। नो, जो मोरल वैल्यूज है वो अल्टीमेटली ह्यूमन इन्वेंशन ही है, ह्यूमन का ही इंटरवेंशन, ह्यूमन ने वो चीज़ दिया है, ह्यूमन का ही कन्वेंशन है, वो कोई इटर्नल ट्रूथ नहीं हो सकता। समझिए बात को? अब देखो इसी का दो फॉर्म हो सकता है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अब देखो ह्यूमन का कन्वेंशन, ह्यूमन कन्वेंशन तो मैंने एग्जांपल दे दिया, हो सकता है ह्यूमन इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कल्चर मतलब ग्रुप, जिसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि ये ग्रुप का रिलेटिविज्म तुमको बता रहा है, ये भी तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल का रिलेटिविज्म बता रहा है, इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए बात को ना? और इस पे हजारों तर्क दे सकते हो, तुम चाहे 1000 नहीं, तुम एक दे दो। कमिंग टू यू अंकित, जरा बताओ इंडिविजुअल रिलेटिविज्म जैसे अभी तुमने किया, अभी जो तुमने किया था ना गुड के ऊपर, क्या था वो? क्या था वो जो मेरा जो है गुड क्या गुड को डिफाइन करने के लिए तो कैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया, डिस्क्राइब करना मतलब वो नहीं होता है, डिस्क्राइब मतलब होता है कि कोई एक इशू दिया और कितना वो करेक्ट है, वो होता है, वो डिस्क्राइब अलग है। ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का बात करें, जैसे तुम क्या करें, क्या करेक्ट है, कोई इशू दिया गया वो क्या करेक्ट है कि नहीं है, वो तुमको चेक करना है। गुड को यदि तुम डिफाइन किए तो क्या है, मेटाफिजिक्स, मेटा एथिक्स। अब यहाँ पे सवाल आया, तुम लोग क्या किया था शुरू में, अपने अपने हिसाब से 4 स्टूडेंट ने अपने अपने हिसाब से गुड को डिफाइन किया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो किया था तुम लोग रिलेटिव। अब अगर यहाँ पे जो भी मोहल्ला वाला है सोसाइटी को, उसको उठाओ और उसको बोलो किसी एक कोई वैल्यूज के ऊपर
कि गुड का मतलब क्या होता है? तो बोले यार कि गुड का मतलब यही होता है कि जब मोहल्ला से आदमी गुजरे उसको देख के ऐसे ऐसे करके निकल जाए, वही गुड होता है। आप समझे यहाँ तो कोई भी अटेंडेंस है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल ने वो चीज़ रिफ्लेक्ट किया। जो तुमने अपने ग्रुप को रिफ्लेक्ट किया ना, जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल दो, जैसे घर का बेस्ट एग्जाम्पल, इसका घर नहीं है, जिला है। पॉजिटिव सेंस से बोल रहे हैं, Yes. ठीक है, इसका घर जिला है। क्यों जिला है? क्योंकि कल्चरल, ये कल्चरल तुम्हारा मेटाफिजिकल का बात है, कल्चरल तुम्हारा इस चीज़ का बात है, रिलीजन का बात है। क्योंकि इसके घर में मैक्सिमम सदस्य क्या बिलीव करते हैं कि दूसरों को हेल्प करना चाहिए। एक आदमी का बिलीव नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल का बिलीव और कल्चर है। यही कारण है कि दूसरे जिला से भी आके इस घर में अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Yes. तो पापा को बोला हम आपके साथ हैं, लेकिन तुम नहीं हो, और फिर भी तुम आउटसाइड काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्यों? फिर तुम्हारा इसका सवाल आ जाएगा, इसका क्यों तुम गए फिर तुम्हारा भैया और तुम्हारा डिनर कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes. हर जगह है बाबू, हर जगह है, सोचेगा तो हर जगह निकलेगा तुमको। बस यही की बुद्धि बोलो। अच्छा क्या बोल रहे हो? समझ में आया क्या बोले? देख रही हो ना कैसा फिलोसफी वाला क्लास ले रहे हैं? थोड़ा माइंड ज़्यादा लग रहा है। माइंड नहीं है, क्या करो? कहीं तो अंकित सब बेच रहा है वो ब्लैक में। So what will you say for that? मेरे पास जो भी एड्रेस है। अब पहले ब्लैक को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर पूछो तो हर जगह एथिक्स हो रहा है, मतलब यही कि हम लोग एज एथिक्स ले लेते हैं तो उस पर गहरा चिंतन नहीं है। हर जगह वो चीज़ है। तो ये होप तो समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब समझ रहे हो कि ये दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है? रिलेटिविज्म को तुम सब्जेक्टिविज्म भी कर सकते हो। यदि मैं इसको दूसरा टर्म देना चाहूँ अपने मन से, हम सब्जेक्टिविज्म कह सकते हैं ना? क्यों? इस पर डिबेट खड़ा हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। नहीं हो सकता है डिस्कशन, क्योंकि रिलेटिव टर्म है। जब कोई चीज़ कॉमन रिलेटिव है तो डिबेट तो होगा ही। क्यों? तुम अपना तर्क दे सकते हो, अपना तर्क दे सकते हैं। एक क्या नहीं गुड का तर्क दिया था और हम बोलते कहते नहीं होगा कॉमन, गुड का डेफिनेशन गलत है, तो तुम अपना सपोर्ट करती दौड़ते हुए अपना स्टेटमेंट लेके आती। जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, तो उसमें जो भी तुम्हारा लॉजिक आ सकते हो, अपना अपना ओपिनियन। तो अपना अपना ओपिनियन, सही बात। तो बस तुमको आप देखो अब क्या सही है क्या गलत है तुम भगवान जानते हो, पर ये समझो और तुम कितना करेक्ट हो अपने फिलोसॉफी को लेकर, दैट्स इंपॉर्टेंट। और यहाँ करेक्ट होना होता है। करेक्ट मतलब क्या है? विदिन सर्टेन लिमिट, जो लिमिट तय कर दिया गया है। कुछ ऐसा चेहरा दिखा रहे हो, लग रहा है कि ये आर्ट एंड कल्चर से ऊपर का चीज है नहीं? इसलिए बोले थे बच्चे लोग नोट्स बनाना शुरू करो। इसका नोट्स तुम लोग तो आपको क्या तो दरियाना है, हमको उसी में मजा आता है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा प्रॉब्लम का। मिटा दें इसको। अब एक्सपेरिमेंट करें जी, बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। यस सर। यहाँ पे भी रिलेटिविज्म अलग आ गया नहीं? आओ यदि पॉसिबल है तो कलरफुल नोट्स बनाओ, कलरफुल अट्रैक्टिव नोट्स बनाओ। Is ethics है sir? हाँ, अट्रैक्टिव 2-3 पेन रखो वहाँ पे, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक रखो। तुमने देखा ही नहीं नोट्स किस तरह लेवल बनता है, तुमने देखा होगा ना? अच्छा नोट्स कैसे बनता है? नहीं sir. अच्छा नोट्स बहुत फायदा होता है बाद में जल्दी। कलरफुल कोई भी चीज़ होता है ना, मतलब मैंने सब करता है उसे ठीक है। मैं खैर यूपीएससी बहुत कम ही लोग हैं जो कलरफुल नोट्स बना पाते हैं, लेकिन जाना देखो कितना कलरफुल बनाया है। जिंदगी को तुम्हारा वीरान हो चुका है।
साइकोलॉजिकल एथिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेटा एथिक्स। दूसरा पार्ट क्या है, एक पार्ट खत्म कर दूसरा पार्ट। इसमें हम जाने का बात करेंगे कि क्या है एक्चुअली में ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे, यानी कि साइकोलॉजी मतलब क्या तुम सोचते हो, तुम्हारा बाबू जो साइकिक होता है ना, साइकिक के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा थिंकिंग, हालांकि थिंकिंग सब में लगता है, मैं इसका बताता हूँ। ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल बेसिस है। इसका मतलब क्या है कि क्या तुमको मोटिवेट करता है मोरली करेक्ट रहने के लिए, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी अ मोरली करेक्ट, यही तुम्हारा साइकोलॉजिकल एथिक्स है। व्हाट मोटिवेट्स अस टू मोरल, एक मोरल रहने के लिए क्या चीज मोटिवेट करता है, समझे बात। तो इसका बाबू पढ़ेंगे हम लोग 3 एरिया, जैसे तुम लोग 3 एरिया देखे थे जब मैंने तोड़ा था, तो पहला एरिया को कवर करते हैं, फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया में क्या है जो वहां पे देख सकते हो तुम लोग, दैट इज पहला व्यू है। तो इसका फर्स्ट एरिया में 3 व्यू है, जैसे उस पर क्लियरली मेंशन था। पहला व्यू क्या है, फर्स्ट व्यू साइकोलॉजिकल इगोइज्म, साइकोलॉजिकल इगोइज्म। और जानते हो कि साइकोलॉजिकल इगोइज्म का मतलब क्या है, तुम्हारा जो सेल्फ इंटरेस्ट यानी सेल्फ ओरिएंटेड, अपना तुम्हारा इंटरेस्ट जो तुमको गाइड कर रहा है कि तुमको अच्छा काम करना चाहिए। जैसे तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इसमें तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तुम लोग सिविल सर्वेंट बन जाओ, है ना। उस दिन गया था डीएम कलेक्टर, कहीं भी गया था तुम लोग दफ्तर, किस लिए गया था, सेल्फ इंटरेस्ट था, बाद में यहीं पे बैठना है उनको, चाहे बायोडाटा लेके बैठे, कुर्सी पे बैठे, यही था तुम लोग का, और तुम लोग इसी तरीके से बैठा। सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट क्या है, ये तुमको मोटिवेट करता है बाबू, मोटिवेट्स और ह्यूमन, मतलब जिंदगी भर यही तुम्हारा जिंदगी बीत जाए, सोचो ठीक है। और जरा चांस है यूपीएससी, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं बहुत। मोटिवेट्स ऑल ह्यूमन एक्शंस, दिल्ली में देखेगा बाबू बहुत बैठा हुआ है, देखा है वरुण बगल में, मेरा दोस्त वरुण बैठा हुआ। मोटिवेट्स ऑल ह्यूमन एक्शंस। अच्छा, ह्यूमन एक्शन और एक्शन ऑफ ह्यूमन में क्या अंतर है, कल पढ़ी थी, क्या था बताओगे हमको। एक्शन ऑफ ह्यूमन के द्वारा एक्शन किया हुआ है, ह्यूमन एक्शन में ह्यूमन के ऊपर एक्शन हुआ। देखो अब इसका वर्ड क्या बोलता है, ऐसा नहीं। ह्यूमन एक्शंस मतलब जो भी चीज, मतलब जो ह्यूमन एक्शन गुड बैड, जो भी तुम्हारा एथिक्स के डायमेंशन में आता है। हम लोग इस चैप्टर में ह्यूमन एक्शंस की बात करेंगे, एक्शंस ऑफ ह्यूमन का बात नहीं करेंगे। उसमें क्लियरली दिया गया है तुम्हारा कल के चैप्टर में। एक्शंस ऑफ ह्यूमन का मतलब स्लीपिंग, वॉकिंग, बाथिंग, वो एक्शन ऑफ ह्यूमन होता है, समझे। ह्यूमन एक्शन मतलब क्या है, इसमें मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज छुपा हुआ है। आदमी का कंडक्ट, काम करने का तौर तरीका अंदर समझ में आया होगा, समझ आया तुमको। तुम अभी क्या कर रहा है, तुम अभी ये कर रहा है, ह्यूमन एक्शन कर रहा है, ह्यूमन नो ह्यूमन कंडक्ट It is a theoretical and action of human is practical. वो देखो जो तुम रोज करता है स्लीपिंग, ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन है, दोनों ही प्रैक्टिकल है। जैसे कि आज ये सलाइन चलवा रहा है घर में, ये क्या है, ह्यूमन एक्शन, इसका नॉर्मल चीज तो नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मोरल वैल्यूज को लेके ये एथिकली उसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, समझे भाई। क्या ह्यूमन एक्शंस है, ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन नहीं है, समझ गया अंतर। एक्शंस ऑफ ह्यूमन मतलब जो नॉर्मल काम था आपका, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब चीज, प्लेइंग, ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन होता है। हमको एथिक्स के टेबल में क्या डील करना है, केवल ह्यूमन एक्शंस क्लियरली दिया गया है कि सिचुएशन के हिसाब से जो एक्शन लेंगे सर, हां सिचुएशन के हिसाब से जो भी एक्शन, हां लोगे फिर वो ह्यूमन ठीक है एक्शन ना, जाएगा। हम जो ह्यूमन एक्शंस होगा, अब बोला एक्शन
तो फर्स्ट व्यू क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल इगोइज्म, समझ गए? यानी कि तुम्हारा दिमाग में क्या है कि बाबू सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट, इसलिए तुम अच्छा काम कर रहा है। मोटिवेट्स बाय ह्यूमन एक्शंस, कुछ इंटरेस्ट है मन में ऐसा कुछ जो तुम अभी काम कर रहे हो उसमें कुछ इंटरेस्ट है, छुपा हुआ तुम्हारा छुपा नहीं। चलो तुम्हारा दूसरा कैटेगरी डालो, दूसरा डालें थोड़ा देर में आएगा इंटरेस्ट है भाई, ठीक है। अब इस तरह का देखो प्रोपोनेंट जो इस तरह का बात कहेगा थॉमस होब्स, थॉमस होब्स, ठीक है। सेकंड व्यू यानी कि फर्स्ट एरिया का सेकंड व्यू, सेकंड व्यू देखो, यदि ब्रांच को विजिट करोगे तो यू विल गेट साइकोलॉजिकल, बोले थे उसमें बताएंगे हेडोनिज्म था ना, तो पूछे थे तुम लोग हेडोनिज्म। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है बाबू, प्लेजर, मजा आ रहा है मुझे करने में। हाँ, यानी कि प्लेजर तुम्हारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, मजा आ रहा है तुमको, हैप्पी हो गए। प्लेजर तुम्हारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स पर, ठीक है, ह्यूमन एक्सिस या फिर मोरली करेक्ट ड्राइविंग पर ह्यूमन एक्सिस, ह्यूमन एक्सिस। जैसे एग्जांपल मेरा टीची प्लेजर, प्लेजर है मेरे को, हेडोनिज्म में आ गया, समझ गए? फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, और मैं थर्ड व्यू। अब देखो इसको, जो इसका प्रोपोनेंट भी जान लो, इसका जो प्रोपोनेंट जो इस क्लास को आगे ले गए कि यस ऐसा होता है, दैट इज योर जोसेफ बटलर, जोसेफ बटलर, समझे? तुम इंडिया का प्लेयर का बारे में बोल रहे हो ना, जोसेफ बटलर का, उसको हम भी पहचानते हैं। थर्ड व्यू वो अभी भी देख सकते हैं, सही बोलता है। देखो थर्ड व्यू, थर्ड व्यू क्या है, तुम क्या था थर्ड व्यू वहां पे, अरे देख फर्स्ट एरिया क्या हो गया तुम्हारा, साइकोलॉजिकल इगोइज्म, ये क्या है तुम्हारा हेडोनिज्म, और एक और आ सकता है इसमें एक थर्ड व्यू और दे रहा हूं, वहां पर लिखा है साइकोलॉजिकल एल्ट्रिज्म, ये बताएंगे क्या होता है। ALTRUISM, एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म मतलब क्या है कि एक्शंस मोटिवेटेड बाय इंस्टिंक्टिव मतलब इंस्टेंट मैनर, बेनेवोलेंस। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था ना, याद करो, हम तुमको एग्जांपल दिए थे नहीं बार, जब पढ़ा रहे थे क्लास, सेकंड क्लास ले रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड क्लास ले रहे थे, तो तुमको हम एक दिल्ली का घटना बताए थे कि अचानक क्या हुआ, स्कूटर से वो महिला गिरी थी पीछे से, लड़का भी गिरा था, हम दौड़ गए, और कुछ नहीं, उठ गया, मतलब नहीं पड़ा हमारा। तो क्या है कि हमारा कुछ कुछ एक्शन मोटिवेट होता है किससे, इंस्टिंक्ट काइंडनेस, इंस्टिंक्टिव काइंडनेस। जैसे मान लो कि कोई सड़क पर बच्चा चल रहा है, ठीक है बाबू, ए सुनो, स्पेलिंग लिख लेना बाद में, लिखने वाला जैसे मान लो सड़क पर बच्चा चल रहा है, छोटा सा बच्चा चल रहा है, नाली बगल में है और तुम भी बगल से गुजर रहा, वो गिर गया नाली, तुम दौड़ के उठाएगा उसको, और इसी बात है, उठाएगा तुम उसको, हमको लग रहा है कि नहीं उठाएगा, तेरा जिस हिसाब से है, आदि हिसाब से तू मेरा वर्ड नहीं लिख पा रहा है बाबू, मैनेजर हिसाब तुम नहीं लिख पा रहा है, बात काम करेगा आपसे बात करेंगे, ठीक है? जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, यानी अचानक आ गया, क्यों? काइंडनेस है तुम्हारे अंदर, दानव वाला नेचर नहीं है, सही बात, समझ गए कोमल? इस तरह का भी, इस तरह का भी एथिक्स होता है, पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल एथिक्स होती नहीं, समझ गया बात को? कोई दिक्कत है तो बाबू जो पहला वाला एरिया था, इसको 3 भाग में तोड़े हैं साइकोलॉजिकल एथिक्स को,
तो पहला वाला जो एरिया है उसको फिर से हम 3 भाग में तोड़ेंगे। मैं क्या है पहला फर्स्ट व्यू क्या है? फर्स्ट एरिया का साइकोलॉजिकल इगोइज्म, जहाँ पे तुम्हारा अपने इंटरेस्ट के वजह से तुम अच्छा काम कर रहे हो। दूसरा क्या है तुम्हारा, तुमको मजा आ रहा है उतरने से, तुमको मजा आ रहा है, एथिकली करेक्ट कर रहे हो, बहुत खुश बोलते हैं ना कि रात को तुम्हें बहुत मजा आता है, प्लेजर। थर्ड क्या है? इंस्टिंक्टिव, यानी इंस्टिंक्ट उस समय लगा क्यों तुम्हारे अंदर काइंड वाला नेचर तुम्हें तो मोरली करेक्ट कर दिया, वो एक्शन कर दिया तुम, इसलिए सम ऑफ द एक्शंस हो गए यहाँ पे लिखो, एक्शंस नहीं सम एक्शंस लिख सकते हो, क्योंकि हर समय तुम्हारा इंस्टिंक्टिव बिना वॉइस काम नहीं करता है। सम ऑफ द एक्शंस यस तुम्हारा तो बोले थे नहीं सर हमारा क्या है, हमारा देखो ये चीज है तुम्हारा, इनका तो वो है सेकंड वाला। कोई आया जैसे मान लो सूर्या वाला आया, लोग जो भी आया बोला कि तुम्हारे कि आपको इतना कर देते हैं, आपका एक्सपीरियंस इतनी हमको भी कर देते, पता चला कि गरीब है, ठीक है तो 10 रुपये नहीं देंगे क्या बहुत चार्ज लेते हैं नहीं से पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आता। नहीं नेगेटिव नहीं, क्योंकि देखो नेगेटिव मेरा बैलेंस है ना, ये नेचर कभी भी तुमको गलत नहीं कर रहा है, काइंड वाला जो नेचर होता है कभी गलत नहीं कर रहा है। हो तो जा ओके और ये किसका नोटबुक कौन दिया? ओके ये हो गया, समझिए बात को। That's all about your psychological ethics. और पहला एरिया की हम लोग now we have psychological ethics, बस लास्ट टॉपिक है, in 5 minutes will complete the class। तो साइकोलॉजिकल एथिक्स का 2 एरिया नहीं बचा हुआ है, तो ठीक है सेकंड एरिया देखते हैं। सेकंड एरिया देखो सेकंड एरिया क्या है, यहाँ पे रीजन एंड इमोशन जो लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ रीजन एंड इमोशन, यही तुमको गाइड करता है टू टेक मोरल एक्शंस। यहाँ से तुम मोरल एक्शंस लेते हो। अगर इसको सेपरेट भी देख सकते हो, कई बार क्या होता है कि रीजन के बेस पे तुम मोरल एक्शंस लेते हो, तो ये सही है, लॉजिकली तुम बहुत सही लगता है, लॉजिकली बहुत सही लगता है। जैसे कि कोई पढ़ने वाला बच्चा मान अपने पाँव चाटी तेरे सामने, तुमको लगता है यस रीजन है, लड़का पढ़ने वाला है, मेहनती है, उसको सपोर्ट है, रीजन बेस्ड हो गया। एक इमोशन कि आया बोला हाँ बंदे कि सर हमको कुछ पढ़ने नहीं आता, और हम कसम खा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे सर, बढ़िया पढ़ेंगे सर, अपना घर को नाम रोशन करेंगे, तुम पता क्या भाई वो चीज़ है, ठीक है देखते हैं। इमोशन हो गया तुम ताकि बोला कि हम अलग करेंगे, तुम इमोशनली अटैच हो, ह्यूमन बीइंग के पास इमोशन होता है, ठीक है ना, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, ना होता है, क्योंकि अपना साइकोलॉजिकल एथिक्स का सवाल है, इमोशन क्यों नहीं आया, क्या किए इमोशनली, क्या किए हम अच्छा काम कर दिए, हमने क्या किया रीजन बेस्ड, हमने अच्छा काम कर दिया। तो समझे सेकेंड एरिया क्या हो गया मेरा, कि वो मोरल एक्शन जो डिपेंड करता है रीजन के ऊपर या फिर इमोशंस के ऊपर, और उस हिसाब से हम एक्शंस करते हैं, लेकिन मोरली करेक्ट एक्शन होता है। तो इस तरह के जो प्रोपोनेंट हुए थे, देखो जो रीजन पे काम किए थे कि हाँ रीजन भी बहुत बड़ा रीजन होता है, रीजन भी बहुत बड़ा रीजन होता है,
मोरली करेक्ट एक्शन करने के लिए इसके ऊपर जो प्रोपोनेंट है उनका नाम था, प्रोपोनेंट का नाम है तुम्हारा एजे अय्यर। ठीक है, नहीं इंडियन नाम है मगर ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, ब्रिटिश टाइप का दिन में करता है। और एक है तुम्हारा इमोशंस। इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू टेक मोरल एक्शंस। तो इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे डेविड ह्यूम। समझ गए बात को? सेकेंड एरिया हुआ। अब बात करते हैं थर्ड एरिया के बारे में। थर्ड एरिया देखो वहां पे क्या था, जैसे मैंने बताया था मेल एंड फीमेल का मोरालिटी डिफरेंट होता है, यही तक वो याद रखो। ये है तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस किसके बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। जब साइकोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में, जाहिर सी बात है यहाँ पे मोरालिटी का भी डिफरेंस हो जाएगा, मोरालिटी का डिफरेंस होगा। यानी कि जो कोमल सोच रही है और आप सोच रहे, दोनों में अंतर होगा। तो मेल और फीमेल का यहाँ पे मोरालिटी भी डिफरेंसेस हो जाएगा। और अप्रोच जो है, यानी कि डिफरेंस होना मतलब क्या कि जो एथिक्स के प्रति जो अप्रोच है, एथिक्स के प्रति जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। सही बात है ना? तो दोनों का सोचने का नजरिया ही अलग है, मेल और फीमेल का। इसलिए ये जो थर्ड एरिया है, जो जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिफरेंस का बात किया आता है फीमेल और मेल, तो यहाँ पे क्या है कि ये फोकसेस ऑन, ये दो चीज पे फोकस करता है। फोकसेस ऑन टू क्लेम्स, दो क्लेम्स के ऊपर फोकस करता है। एक क्या, टू क्लेम्स क्या करता है, नंबर वन क्या, फीमेल मोरालिटी, और तुम्हारा क्या है, मेल मोरालिटी। और देखो यदि तुम बात करोगे जितने भी ट्रेडिशनल मोरालिटी है जो भी चल रहा है अभी तक, हाँ चाहे फिलोसॉफी में जो देखते हो, अब इसको उचित बता दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल मोरालिटी क्या है, वो तुम्हारा मेल ड्रिवन मोरालिटी, मेल ड्रिवन। देखिए मेल का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर तुम्हारे ट्रेडिशनल मोरालिटी में चलता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, मेल सब हुए हैं, फीमेल रेशियो कम था, कम से ज़्यादा होगा। मगर ये फाइंड आउट कि फीमेल का जो अप्रोच होगा, फीमेल का अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा वर्ल्ड को लेके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट व्यू अबाउट द वर्ल्ड। दैट इज द एंड ऑफ दिस। समझ गए बात को? होप सो।